बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मरकजी हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 14 मैसेंजर मोबाइल एप्स को ब्लॉक कर दिया है। इन एप्स का इस्तेमाल दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए किया जा रहा था। जराये के मुताबिक हुकूमत ने फोर्स, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर यह कार्रवाई अंजाम दी है। हुकूमत ने पाया कि इन एप्स के नुमाइंदे मुल्क में नहीं है जिनसे हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक मतलूबा जानकारी हासिल की जा सके। एजेंसियों के जरिए इन एप्स के नुमाइंदों से रवाबित करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंकुर शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, 14 मैसेंजर एप्स को ब्लॉक किया गया है, क्या कुछ है पूरी तफसील? इसमें भारत सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर एप्स को जम्मू एंड कश्मीर में ब्लॉक किया गया है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भारत सरकार को ये बताया था कि ये जो एप्स हैं ये टेररिस्ट द्वारा और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज हो रही थी। और जब भारत सरकार ने इन ऐप्स से जानकारी मांगने की कोशिश करी तो पता चला कि इन 14 ऐप्स का कोई भी भारत में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसके बाद जब कोई और ऑप्शन नहीं निकला, फाइनली भारत सरकार ने ये 14 ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें दो तीन एस्पेक्ट और ये है कि जो इंडियन भारत का कानून है उसके हिसाब से कोई भी ऐप होती है उसको भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव रखना जरूरी होता है जो कि भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात कर सके। उनका कोई भी अगर कोई उनको जानकारी लेनी है किसी भी तरीके की तो वो उनसे बात करके और उनको जानकारी प्रोवाइड करता है जो कि उनको कोई भी इन्वेस्टिगेशन या किसी ऑपरेशन में चाहिए। पर इन ऐप में कोई भी ऐसा ऑफिशियल भारत में नहीं है, ना ही इनका ऑफिस है जिससे कि जानकारी भारत सरकार प्राप्त कर सके। और उनको ये बताया कि कब से इन एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था? ये काफी पुरानी एप्स हैं और एक मैं अगर उदाहरण दूं तो 2021 में पाया गया था कि हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ के बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं एक नैन बॉक्स मैसेंजर करके ये कनाडा बेस्ड मैसेंजर ऐप है उसको यूज कर रहे थे। और बहुत सारे ऑपरेशन के बाद जब मोबाइल फोन सीज किए गए थे और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन में टेररिस्ट जब पकड़े गए तो सीज किए गए तो पता चला कि ये उनके मोबाइल में ये सारी ऐप पहले से ही डाउनलोडेड हैं और ये अलग अलग ग्रुप बना करके वहाँ के जो यूथ है जम्मू कश्मीर का उनसे भी बात करती थी और जो अपने पाकिस्तान में जो इनके मास्टर्स हैं उनसे भी बात कर रहे थे। तो अब जब भारत सरकार को इसको पकड़ने की कोशिश की गई तो पता चला कि इनका कोई भी तरीका अभी मौजूद नहीं है, इनका कोई ऑफिस ही नहीं है यहाँ पर जिससे कि बात करके और कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके बाद भारत सरकार ने तय किया कि ये 14 ऐप्स को जम्मू एंड कश्मीर में ब्लॉक कर दिया। उनको ये बताया कि क्या कुछ मालूम हो सका है कि ये ऐप्स किस कंट्री के बेस्ड पर रजिस्टर्ड है या किस कंट्री के बेस्ड पर इनको लॉग इन करवाया गया है? ये सारी ऐप्स जो हैं वो अलग अलग देशों में हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि ये ज्यादातर ऐप जो है क्लाउड सर्वर होता है जो कि किसी भी लोकेशन से चलाया जा सकता है। वो सारा डेटा जो है वो एक सर्वर में जाने के बजाय वो एक अलग से दूसरी कंपनी का जो सर्वर जिसे हम क्लाउड सर्वर कहते हैं वो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। वहां पर ये सारा डेटा जाता है और ये डेटा इतना एनक्रिप्ट होता है कि कोई भी एजेंसी जो है इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाती, उसको पकड़ नहीं पाती है। जैसे व्हाट्सएप के साथ भी ये है एनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसकी वजह से जो है इसको पकड़ पाना या इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है ये ऐप्स को बैन किया गया। इनके अलग अलग सर्वर्स होते हैं, अलग अलग देशों में सर्वर हैं। एक दूसरी रिपोर्ट जो कि इससे अलग थी उसमें पाया गया था कि करीब 8 से 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनके सर्वर्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि उसी को आगे बढ़ा करके ये पता चला हो कि इनके भी सर्वर जो है कुछ एशियन कंट्रीज में है, कुछ जो है
बाकी देशों में। क्या फिर ऐसा माना जाए कि ये जो क्लाउड्स एप्स की ये जो एनक्रिप्टेड इसकी स्टोरी रहती है, तो ऐसा फिर माना जाए कि मुकम्मल तौर पर इन एप्स का इस्तेमाल जो है वो मिलिटेंसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, या फिर और भी कुछ ऐसे मकासद थे जिससे इन एप्स को इस्तेमाल किया जा रहा था? ये तो जब जो ऐप के जो ओनर्स हैं, जो डेवलपर हैं, वो जानकारी देंगे तब पता चलेगा कि इसका कितना यूज हो रहा था, या फिर सिर्फ ये इसी पर्पस के लिए था। ये तो बाद में पता चलेगा। पर भारत सरकार को ये पता चला था कि ये जो एप्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, और बार बार जो है जितने भी टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं उनके पास यही है एप्स अवेलेबल होती हैं। वो जो बाकी जो बड़ी कंपनीज की ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है, उसका पूरा ऑफिस है यहाँ पर, वो सारे लोगों से भी टच में रहता है। भारत सरकार के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी उनका कोई अगर रिक्वेस्ट होता है कोई जानकारी तो वो देते हैं। पर इन एप्स के साथ ऐसा कुछ नहीं अभी तक पाया गया। अब आने वाले समय में हो सकता है कि ये ऐप में से कोई एक आध ऐप बोले कि नहीं हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठाएंगे, तो उसके बाद जो है दोबारा से इसको रिकंसिडर किया जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए ये ऐप जो है वो ब्लॉक कर दी गई। अंकुर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या कुछ ऐसा मालूम हो सका है कि ये जो एप्स जो अब ब्लॉक की गई हैं ये किन किन देशों में इनका इस्तेमाल किया जाता है? ये तो जब तक ऐप का जो डेवलपर जिसके पास सारा डेटा आ रहा होता है वो उसका पता लगेगा, उसके बाद ही ये पता लग पाता है कि ये कहाँ पे कौन कौन से देशों में यूज हो रही थी। पर हाँ, इसके जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये कि इनके सर्वर जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ सर्वर से लोगों के ने भी डाउनलोड कर रखी थी, कश्मीर में भी कर रखी थी। कश्मीर में तो बहुत सारे ने कर रखी थी, और टेररिस्ट ने तो इनको बहुत ज्यादा तौर पर इसको इन 14 ऐप्स को यूज किया। तो चलिए अंकुर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो कुल मिला के ये बात है कि जम्मू कश्मीर में अब 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए किया जा रहा था, और अब इन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए जो तमाम तर इतलात मिली है उन इतलात के बिना पर अब इन 14 एप्लीकेशन मैसेंजर एप्स को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है ये किन किन ममालिक में इन एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या इन एप्स का इस्तेमाल खाली महज दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या किसी और मकासद के लिए भी। इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, वो भी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफा भट्ट कई सीनियर लीडरों के साथ पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। मुस्तफा भट्ट व दीगर लीडरान ने पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। पार्टी से मुस्तफी होने वाले लीडरों में मंसूर मागरे, आगा सईद मोहम्मद हुसैनी, एजाज यूसुफ, मोहम्मद फहीम रेशी, सईद अकील व दीगर दर्जनों अफराद शामिल हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान और लीडरान ने डीपीएपी से मुस्तफी होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं महबूब मुस्तफा भट्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में इस पार्टी ये अमल में आई और अब इस पार्टी में जुड़ने के साथ साथ ही बहुत सारे कारकुनान अब इस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, क्या कुछ है वजूहात जमीनी सतह की? और बिल्कुल इंशा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस ढंके के साथ ये पार्टी लॉन्च की गई थी और जिस तरह से उस टाइम लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, जितनी जल्दी लोगों ने ज्वाइनिंग की थी उतनी ही जल्दी अब लोग इस पार्टी से अलग हो रहे हैं, इस पार्टी से अपना ये ताल्लुक तोड़ रहे हैं। हमने देखा कि जनवरी में इसी साल की जनवरी में तकरीबन 17 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के डीपीएपी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और डीपीएपी को छोड़ दिया, जिसमें सरफरिस्त नाम जो है वो ताराचंद का आता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पे, और पीरजादा मोहम्मद सईद जो कि काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ के फिर वापस वो कांग्रेस में दाखिल हो गए। उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी गलती से ताबीर किया था उस टाइम। कल जो ये महबूब मुस्तफा भट्ट और इनके साथी जो हैं, काफी सारे साथी इनके साथ हैं,
हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, यहाँ पे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि पार्टी चेयरमैन जो है गुलाम नबी आजाद को इस्तीफा उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बहुत अहम बात का जिक्र किया है जिसपे काफी सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो काफी इस पे तज्जिया अपना कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें तो वो हमेशा उन्होंने नेपोटिज्म का इल्जाम जो है वो कांग्रेस पे लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में नेपोटिज्म होता है, और पॉलिटिकल स्टबनेस उनका इसका इल्जाम भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे लगाया था। लेकिन जो उनके नेफ्यू हैं महबूब मुस्तफा भट्ट, उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में साफ ये कह दिया है कि जो गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी है DPAP, वहां पे उनको लगा कि वो लोगों की खिदमत कर सकते हैं, इस पार्टी को ज्वाइन करके लोगों के बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन उनका इल्जाम है कि उस पार्टी में भी उन्होंने नेपोटिज्म देखा और पॉलिटिकल स्टबनेस उन्होंने देखी इस पार्टी में भी, जिसके चलते वो फिर उन्होंने कल अपना रिजाइन पेश किया। उनके काफी साथी और भी हैं जिन्होंने रिजाइन पेश कर दिया। साथ में एक और वो वजह जो उन्होंने लिखी है, उनका कहना था, उनका इल्जाम है कि जो पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो जो नए मेंबर्स हैं वहां पे, या जो यंगर जनरेशन के जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उनको पार्टी के जो एस्पायरेशंस है वो फुलफिल करने का मौका नहीं देते हैं। ये इल्जाम भी महबूब मुस्तफा भट्ट ने लगाया है। यहां पे अब किस पार्टी में वो जाएंगे वो दूसरी बात है, उसका भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक धचका है, क्योंकि अगर उनके अपने नेफ्यू जो हैं वो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनका कहीं ना कहीं मानना है कि जो इल्जामात गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस पे लगाया करते थे वो अब उनकी पार्टी में ही लग रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो जिस तरह से जिस बड़े इस लॉन्चिंग की गई थी इस पार्टी की, उसी जल्दी से उतनी ही शिद्दत से जो पार्टी के लीडर्स हैं और पार्टी मेंबर्स जो हैं, खासतौर जो सीनियर लीडर्स हैं जिसमें तारा चंद और पीरजादा मोहम्मद सईद हैं, उनका पार्टी छोड़ना ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है आगे आने वाले बिल्कुल परवेज, जिस तरह से अब बहुत बड़े चेहरों ने, बहुत बड़े लोगों ने, बहुत बड़ी लीडर ने अब पार्टी को अलविदा कहा, क्योंकि बड़े ही जोशो खरोश के साथ उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और उसी जोशो खरोश के साथ अब उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। तो क्या लगता है आपको कि DPAP पर किस तरह के अब असरात मुरतब होंगे आइंदा वक्त में? देखिए, ये अभी फिलहाल तो कहना काफी मुश्किल होगा कि DPAP पे किस तरह के असरात होंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसे इल्जामों के घेरे में आती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है, जो उनकी इमेज है, वो पब्लिक में जरूर खराब होती है। अगर पार्टी के कोई स्टेट सेक्रेटरी हैं या अगर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी ऐसे इल्जामात लगते हैं, साथ में गुलाम नबी आजाद के नेफ्यू हैं, और अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी में नेपोटिज्म होता है, भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं इसको सीरियसली लेते हैं। इसको ऐसे हवा में की गई बात नहीं मानी जाती है, बल्कि सीरियसली लेते हैं, जिसका असर की पॉलिटिकल पार्टीज के आगे जो उनका फ्यूचर स्ट्रेटजीज होती है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इससे पहले भी जैसे मैं कह रहा था कि जब 17 लीडर्स जो हैं उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भी इस पार्टी के खिलाफ काफी कुछ बोला था और उन्होंने भी उस टाइम नेपोटिज्म की बात की थी। तो अब जब गुलाम नबी आजाद के खुद के नेफ्यू बोल रहे हैं कि पार्टी में नेपोटिज्म है, तो लोगों में इसकी पार्टी की छवि जो है वो काफी खराब हो सकती है। जैसा मैं बोल रहा था कि आगे आने वाले टाइम में जो है इलेक्शंस आने वाले हैं, यहाँ पे अब कब होंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे तो पार्टी की जो इमेज है उसको जो ये धचका लगा है, इससे काफी कमजोरी आ जाएगी पार्टी में, पार्टी की परफॉर्मेंस में। हमने देखा कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें पार्टी में काम करने, खुल के काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर ये मंथन किया जाएगा कि आखिर पार्टी को किस सिमत ले जाना है और क्या डायरेक्शंस रहेंगी बाकी पार्टी लीडर्स जो हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं कि वो जूनियर्स को काम नहीं करने देते हैं। जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल परवेज, जिस तरह से अब DPAP पर अब नेपोटिज्म का इल्जाम आयद किया गया है तो काफी ज्यादा तशवीश की बात है कि लोगों में इस तरह के काफी ज्यादा खदशात जो है वो पैदा हुए होंगे कि अगर उन्होंने एतमाद
विवाद शुरू करना ही किया होता डीपीएपी पर, लेकिन अब जिस तरह से अब इल्जाम तराशी का अब दौर शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आम आवाम का जो विश्वास है वो टूटता हुआ हमें नजर आएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, वो भी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल परवेज, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंशियात के खिलाफ जंग जारी है। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ लगातार जंग कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसी कड़ी में खुशालपुरा डलीना में मामूल की चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद कर ली गई है, गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमे तालीम की जानिब से एटीडी अनिल ट्रांसफर ड्राइव ट्रांसफर पॉलिसी असातिज़ा कमेटी के लीडरान ने सवाल खड़े किए हैं। टीचर फोरम जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने और जिला सदर कुपवाड़ा साहिल बशीर ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मुदाखलत की अपील की ताकि असातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले में संजीदगी से गौर कर रहे हैं ताकि असातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़े सेक्टर को इग्नोर किया गया। हम ये कहें कि जो रहबरी तालीम तर्ज पर लगे हैं उनको सरकार ने फिर ग्रेड 2 में लाया, उनकी कंफर्मेशन हुई, उनका टाइम बॉन्ड हुआ, उनको नॉर्मल पोस्ट पे डाला गया। और आज की डेट में अगर उनको ट्रांसफर से बाहर रखा जाए तो शायद उनकी शख्सियत पर ही नहीं बल्कि उन तलबा व तालिबात की शख्सियत पर भी असर पड़ेगा जो हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम है। आपके वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर नजरसानी करे और बहुत जो आरईटी उस्ताद हैं 40,000 की उनको इग्नोर किया गया है उसमें। तो आपके माध्यम से आपके वसादत से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी उस ट्रांसफर जिम्मे में लाया जाए। अगर उनको ना लाया नहीं लाना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे या डिप्लॉयमेंट के नाम पे वो भी रोक दिया जाए। There will be win-win situation for all because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the society at large. हम उनको नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ और आप खुद दर-बदर हो जाओ। तो this is an inclusive policy, transfer policy is an inclusive policy. No teacher will be annoyed, no teacher will feel dissatisfied. सबके लिए विन-विन सिचुएशन होगी और it will be our pride कि if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise. दो पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल उम्र और उसके वालिद अब्दुल हमीद साकिना पुलिस पीओजी के हैं जिन्हें एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गए इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें फिर से वापस लौटा दिया। जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है।
तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के पीओके के रहने वाले थे। टंगमंग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबा-ऋषि टंगमंग जाने वाले 701 कौमी शहरा का मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोटी पत्थरी, नंबलनार और बाबा-ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो चुका है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। राहगीरों और मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो हाईवे की जल्द मरम्मत करें। सर हर जगह पे यही हाल है, वरना ये आप देख सकते हैं ये रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। सर आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब यही चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस बट पत टंगमर की पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वतिस रात कह बजे टंग बाबा ऋषि। डिमांड क्या वन रोडस गए जल्द को जल्द ग। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आम रफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। सीनियर सियासी लीडर और साबिक एमएलए शेख अशफाक जबार ने इल्जाम आयद किया कि साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने खुद मुख्तारी की तजवीज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इस वक्त की कानून साज असेंबली में एनडीए के दौरे हुकूमत में इख्तिदार में रहने के लिए मंजूर किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाले जाने के बाद अशफाक जबार ने कहा कि वो हाल ही में बनाई गई जबार फाउंडेशन के बैनर तले गांदरबल के लोगों बिलखुसूस नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक अलग फोरम बनाया जाएगा या कोई पुरानी जमात का हिया किया जाएगा जिसमें कुछ हम ख्याल सियासी लीडरों को शामिल किया जाएगा। अशफाक जबार ने यह बात मुमताज सियासी रहनुमा और उनके वालिद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी के मौके पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। अशफाक जबार ने एनसी हाईकमान को चैलेंज किया कि वो सामने आए और साबित करे कि उन्होंने कहां पार्टी के खिलाफ काम किया और डिसिप्लिन शिकनी की। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है और पार्टी को निचली सतह पर काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अशफाक जबार ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि वो जिला के मुख्तलिफ इलाकों के इस्लामी स्कॉलर्स और नौजवानों को जो मामूली इल्जामात के तहत जेलों में बंद पड़े हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए JKLH। आदाब।
ये है मैंगो ट्री।